ओके, सो कौन से क्वेश्चंस पे आए थे? 33, 31 हो गया, 32 भी हो गया ना, एंड ओके 31 हुआ, ये हुआ ना। ओके 32 क्वेश्चंस पे ध्यान देना। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रिएक्शन बाय द बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ग्राफ। जो ग्राफ हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था ना, एनी बाय एंटी वर्सेस एनर्जी, ओके, वो एक्चुअली में बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने ही बताया था, इसलिए उसको हम बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ग्राफ भी बोलते हैं। All the molecules in the reacting species do not have the same kinetic energy। उन दोनों का ऐसा मानना था कि जब रिएक्शंस में हम रिएक्टेंस मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं तो सबके पास सेम एनर्जी नहीं होता। आया समझ में? ओके, सेम एनर्जी नहीं होता एंड इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल विद द प्रिसीजन। अब किसी एक मॉलिक्यूल पे फोकस करो तो भी उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। क्या होता है? डिफिकल्ट। Maxwell and Boltzmann used the statistics to predict the behavior of a large number of molecules। लेकिन जब किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, श्योरली नहीं होते उसके लिए, तो हम प्रोबेबिलिटी लेके आते हैं। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट एनी इवेंट तो हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी से डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक बॉक्स में 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है और आपको रेंडमली निकालना है, यू आर नॉट श्योर कि वो रेड ही होगा या ब्लैक होगा, तो आप उसको किससे डिफाइन करते हो? प्रोबेबिलिटी से। 3/7, 4/7, यस और नो। तो लाइकवाइज मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, उनको थोड़ा मैथमेटिक्स पता था, बेसिक इन शॉर्ट जितना हमें पता है। ओके, तो उन्होंने भी दिखा या उन्होंने भी सोचा लॉजिकली कि इफ अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स का स्टडी नहीं कर पा रहे तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू यूज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड मीन, मीडियन, मोड ऐसे क्वांटिटीज के साथ वर्क किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। आपने 9th और 10th में 2 चैप्टर वही पढ़े, लास्ट 2 चैप्टर्स, है ना। ओके, सो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या यूज किया? स्टैटिस्टिक्स। और जैसे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, स्टैटिस्टिक्स और कुछ नहीं, एक रेशियो है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से गिवन एनर्जी ई वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो बोल रहे हैं एनी, तो एनी बाय एनटी। एनी बाय क्या करना है? एनटी, वेयर एनी इक्वल्स टू ई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी कंटेनिंग द molecules, and NT equals to total number of molecules. So the plot of fraction molecule like NE upon NT, kinetic energy is as fractions of molecule division में, sorry, over here kinetic energy, this is like this one graph. Initially it going to be increase up to certain value and then it is going to be decrease. दूसरे टर्म में बोलना चाहूं तो with this kinetic energy, इसके अकॉर्डिंगली एक kinetic energy मिलेगा, उसका नंबर ऑफ फ्रैक्शन यानी उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद उससे कम काइनेटिक एनर्जी और बड़े काइनेटिक एनर्जी के लिए वो प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। क्या होती जाएगी? डिक्रीज होते जाएगी। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। गिवन बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा के पास है। ओके, बाकी सबके लिए वो कम है। बात क्लियर हुई? उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले भी मॉलिक्यूल्स कम है, उससे कम एनर्जी वाले भी मॉलिक्यूल्स कम है। एक यही एनर्जी है जो सबके पास ज्यादा दिखने मिल रही है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। स्टैटिस्टिक्स है तो प्रोबेबल वर्ड आएगा ही आएगा। बात क्लियर हुई? सो दिस प्लॉट कंटेन द रिलेशंस ऑफ मोल फ्रैक्शन एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। वैसे मोल फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, नंबर फ्रैक्शन आना चाहिए। मोल तो लिया ही नहीं ना हमने, एन लिया। एन मतलब क्या लिया है? नंबर फ्रैक्शन। एंड दूसरा क्या था? काइनेटिक एनर्जी। The peak of the curve corresponds to the most probable kinetic energy. That means the kinetic energy of the maximum fraction of molecule. एक ऐसा kinetic energy जो maximum fractions के पास है। There are a decreasing number of molecules with a energy higher or, जो मैंने explain किया वही हो गया ना, उस वैल्यू से ज्यादा या कम दोनों के लिए decreasing वैल्यू है, decreasing fractions है molecules का। Got it? Okay, the relations between the mole fraction Ne upon Nt and temperature is explained by the Boltzmann and Maxwell graph। वापस इसको हमें एक्सप्लेन करना है, टेम्परेचर वाला, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ओके, जस्ट मुझे एक्सप्लेन नहीं करना था, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे आया था एक टेम्परेचर वाला, कि टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन नियरली क्या हो जाता है? डबल। क्यों होता है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस ग्राफ की स्टडी करवाई थी आप लोगों को, और बताया था कि दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन विच इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी
अगर मैं T+10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इतना एरिया बढ़ जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड होते हैं विद दिस एनर्जी वो इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट्स वाई रेट कांस्टेंट, अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल इंक्रीज होता है. So when the temperature is raised to its the maximum of this curve moves to the higher energy value and the curve become broadness out. देखो, this is for the T temperature. This is the maximum kinetic energy according to the T temperature. This is the value over here. Got it na? But when I increase the temperature up to T+10 degree Celsius, this peak of the curve move to the right hand side, and so you will get the higher energy value, हायर काइनेटिक एनर्जी वैल्यू. इसके रिस्पेक्ट में हम राइट शिफ्ट हो गए, राइट में जाते हैं एनर्जी वैल्यू बढ़ता है, तो हमें हायर काइनेटिक एनर्जी मिला. इज इट क्लियर? ओके. एंड दूसरा हमने देखा कि जो ग्राफ था वो अप में ज्यादा था और उसकी विड्थ कम थी, बट जब हम T+10 पे देख रहे हैं तो वो ब्रॉड हो गया. क्या हो गया? ब्रॉड हो गया. स्प्रेड्स टू द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड स्प्रेड हुआ, दिखा है ना, ये यहाँ पे ऐसे लेफ्ट हैंड साइड रह के बंद हो जा रहा था, बट अब ये राइट हैंड साइड जाने लगा है, दिखा. ओके. देयर इज अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हायर एनर्जी. इसका मतलब ऐसा हुआ जैसे जैसे राइट जाते हायर एनर्जी बढ़ता है, तो हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. गॉट इट? नाउ द एरिया अंडर दिस कर्व मस्ट बी कांस्टेंट सिंस द टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 एट ऑल टाइम्स. ऑल टाइम्स अगर हम डिफरेंट एनर्जीज को लेते हैं तो टोटल एनर्जी का समेशन तो कितना होना चाहिए था, 1. और टोटल एनर्जी इज नथिंग बट एरिया, टोटल एरिया कवर अंडर दिस ग्राफ. तो चाहे वो T के लिए हो चाहे वो T+10 के लिए हो, एरिया क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए, या प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना रहना चाहिए, 1 होना चाहिए. इसलिए अगर आप उसका हाइट कम करोगे तो डेफिनेटली उसका ब्रॉडनेस क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है. गॉट इट? सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर्स, increasing the temperature the substance increase the fraction of molecule which collides with the energy greater than what, ये इनिशियली ये डार्क रीजन आपको दिख रहा है. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मेरे लिए इजी बन रहा है और आपके लिए भी इजी बन रहा है कि मैंने बताया था कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी विच इज एक्टिवेशन एनर्जी. मॉलिक्यूल्स विच हैव अ एनर्जी मोर देन ये, they can convert into the product. While they are collide with each other, they can convert into the products. Okay? तो इनिशियली T टेम्परेचर के लिए डार्क कलर जितना मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहा था, बट जब मैंने T+10 किया तो ये लाइट ब्लू कलर वाला भी एरिया क्या हो गया, ऐड हो गया. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग टू बी कोलाइड इज गोइंग टू बी इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा. गॉट इट ना? It is clearly from the diagram that the curve at the T+10 temperature, the area showing the fractions of molecule having the energy or greater than activation energy gets almost double. वैसे फिगर में उतना नहीं लिख रहा है लेकिन almost double तो हो ही जा रहा है. जितना एरिया नीचे था उससे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो एरिया जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, एंड दैट लीडिंग टू द डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड. ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया गया ही है कि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 10 डिग्री सेल्सियस, रेट गोइंग टू बी डबल. जब वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है ही है तो फिर हम भी उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे. एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन एंड स्टेट इट्स इंपोर्टेंस. ओके, तो हमें आर्हेनियस इक्वेशंस के हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी का रोल और दूसरा किसका रोल बताना है, टेम्परेचर. So the equation corresponding to the relations between the rate of chemical reaction and the temperature is given by which equation? Arrhenius, and that is K equals to A into E raised to minus A upon where K is the rate constant और that is proportional to rate, क्योंकि आपको पता है rate constant बढ़ता है, rate बढ़ने लगता है. Got it ना? EA is joule per Kelvin mole. Got it? And absolute temperature is represented by T. R is the universal gas constant whose value is 8.314 joule per mole Kelvin. A यानी Arrhenius frequency या frequency factor या तो फिर pre-exponential factor. Already we covered in the previous lecture. Okay, taking the natural logarithm, अगर हम दोनों साइड natural logarithm लेते हैं, then K and यहाँ पे भी अगर दोनों साइड हम ln लगाते हैं, then ln K equals to, ऑलरेडी हमने इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, तो वापस मैं स्टेप नहीं लिख नहीं रहा हूं लेकिन ओरली बता देता हूं कि इसको ln लगेगा तो ln A और प्लस ln E रेस टू माइनस ए अपन RT आएगा. बताया था कि मल्टीप्लीकेशन है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, और दोनों को ln लगेगा. कितने को, दोनों को.
और वो जो माइनस ई अपन आर टी पावर है वो आगे आएगा और ln ई 1 हो जाएगा, तो इसलिए ई गायब हो गया और उसका पावर दिख रहा है और वो प्लस करके ln ए दिख रहा है। गॉट इट ना? अब अगर इसके लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करूं तो 1/t, तो अगर y इक्वल्स टू कौन से टाइप का इक्वेशन देखूं तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टाइप y इक्वल्स टू mx प्लस c, दैट मीन्स कि इट इज द इक्वेशन ऑफ विच लाइन। इसलिए अगर आप y एक्सिस पे ln के लेते हो और x एक्सिस पे क्या लेते हो तो ln के वर्सेस 1/t ग्राफ जो है दैट इज नथिंग बट विच लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड विच इज शोन इन फिगर ऑल्सो, ln k versus 1/t straight line. But the slope of this graph, you can compare this equation and m equals to आपको क्या मिलेगा minus EA/R, R and universal gas constant, EA is the activation energy, both are positive, और आगे क्या है नेगेटिव, तो रेशियो विल बी नेगेटिव क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव ग्राफ जब भी आता है नेगेटिव स्लोप जब भी आता है ग्राफ नीचे की ओर जाता है, अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाता। सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज नेगेटिव माइनस E/R। ग्राफ y एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यानी कि c का वैल्यू क्या है ln A। बात क्लियर हो गई है या ना? सो द प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन एंड फ्रॉम नेगेटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट प्लॉट इज लाइक दिस। अगर हमें ये ग्राफ पता चल जाता है किसी भी तरह से, मानो कि हम टाइम पे अलग अलग टाइम पे k निकाल के लाते हैं, रेट कांस्टेंट k फाइंड करके लाते हैं, फिर हम उस k का ln लगाते हैं और t का 1/t करते हैं, तो डिफरेंट पॉइंट्स हमें ln के वर्सेस 1/t ग्राफ में मिलेंगे। उसमें से पास होता हुआ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? लाइन। तो वो ग्राफ से हमें कौन कौन सी वैल्यू मिल सकती है? तो EA एंड A, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड A इज द Arrhenius constant. So in the figure the slope of graph is minus EA/R, that is equals to नहीं स्लोप इक्वल्स टू माइनस E/R, बस उतना ही है। और दूसरा आप लिखोगे इंटरसेप्ट, स्लोप इक्वल्स टू दिस वन, और दूसरा क्या लिखेंगे इंटरसेप्ट इक्वल्स टू ln A। याद आया? तो दिस स्लोप इक्वल्स टू माइनस E/R, दैट मीन्स कि स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं हम, m इक्वल्स टू माइनस E/R, इंटरसेप्ट c से रिप्रेजेंट करते हैं ln A। तो if you are when you are plotting the graph and you are able to measure the slope as well as intercept, so from the slope you are able to calculate EA, माइनस तो उधर दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा EA, and from the C interception you are able to calculate Arrhenius constant A. So according to the Arrhenius equation, minus EA is proportional to 1/T, means increasing the temperature or decreasing the activation energy. या ऐसा नहीं आएगा, नहीं वो एक्चुअली में इन लोगों ने कुछ गलत लिखा है क्योंकि हमें एक्चुअली में k वाला लिखना चाहिए। चलेगा, ओके, k वाला नीचे लिख के दिया ही, ओके, साथ में ही है तो सही है। अगर देखो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सिर्फ और निकालना है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिजल्टिंग डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, और नहीं आएगा, उसका रिजल्ट में ही क्या बनेगा एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। दूसरा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट क्या होगा इंक्रीज होगा, एंड अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो भी रेट कांस्टेंट क्या होगा इंक्रीज होगा, ओके। दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में मतलब होता है इसको बढ़ाओ तो ये क्या हो जाएगा कम, या तो फिर इसको क्या करो कम तो वो क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस सो रेट इज मोर। सबसे पहले रेट कांस्टेंट आएगा और रेट कांस्टेंट मोर होता है तो रेट मोर, रेट कांस्टेंट कम होता है तो रेट कम। बात क्लियर हुआ? ओके, सो अभी हमने क्या देखा, आर्हेनियस इक्वेशंस को यूज करके ई एंड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो लास्ट में कंक्लूड किया। पहले आर्हेनियस इक्वेशन को लॉगरिथम लगाया, उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। हमने बोला कि प्रैक्टिकल डेटा से हम ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप हमें क्या देगा माइनस EA/R, वैल्यू ऑफ EA एक्टिवेशन एनर्जी, और उस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है C ln A वो हमें किसकी वैल्यू देगा A, आर्हेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट या तो फिर प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। बात क्लियर हुई? ओके, आपको ऐसा पूछा गया है एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ व्हाट आर्हेनियस इक्वेशन। किस तरह से हम एक्टिवेशन एनर्जी को आर्हेनियस इक्वेशन से कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट देयर इज अ चेंज इन
फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। वाई? वहां पे तो सीधा हमें ये बताना था और आर्हेनियस के इक्वेशन को वहां पे भी यूज करना था, लेकिन उस क्वेश्चन में देखो ऐसा पूछा गया था रेट ऑफ रिएक्शन विथ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एन, इसलिए दोनों को साथ में लेके बात किया और उसका इंपॉर्टेंस भी बताया कि भाई इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके हम ए एंड ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो कंपलसरी आपको बोला गया कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे। यहाँ पे उनका एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट नहीं बोला है, हाउ वी कैन डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम द आर्हेनियस इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। गॉट इट? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आइदर हम प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन मानो कि हमें प्लॉट नहीं करना है तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे के पता लगा लेंगे। मानो कि मैंने दो टेम्परेचर लिए T1 एंड T2 और मुझे पता चल गया रेट कांस्टेंट K1 एंड K2, तो बस सिंपली आर्हेनियस इक्वेशन यूज करना है और वहां से EA का फॉर्मूला निकालना है। समझ लो कैसे। तो आपको पहले तो वो पता है आर्हेनियस इक्वेशन जो है T1 एंड T2 अभी छोड़ दे रहे, आर्हेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन जो है K दैट इज इक्वल टू A इंटू ई रेश टू माइनस ए अपन आर टी। जैसे मैंने बताया था कि इसको ln लगाओगे तो इस साइड भी ln लगेगा, पहले समेशन आएगा तो ln ए आ गया, उसके समेशन में यहाँ पे ln ई रेश टू माइनस ए अपन आर टी रहेगा, ln ई रेश टू माइनस ए अपन, तो a जो है वो e जो है e अपन आर टी जो है वो कहा जाएगा आगे पावर में से और ln ही हो जाएगा 1, इसलिए माइनस ए अपन आर टी दिख रहा है। अब वो थ्रू द ग्राफ हमने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे हमें एक्चुअली में कैसे पता लगाना है, तो हम सीधा इक्वेशन से कैसे लगाएंगे। तो T1 टेम्परेचर पे जैसे बताया रेट कांस्टेंट कितना, T2 टेम्परेचर पे कितना रेट कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पे जैसे K1 लिखूंगा मेरे लिए यहाँ पे T1 हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे K2 लिखूंगा मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव अ टू इक्वेशन एंड टू अननोन, मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है। एक अननोन तो ये है और दूसरा A, मुझे दो वैल्यू पता नहीं है क्योंकि मुझे इतना पता है कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 इतना था, मुझे इतना पता है कि T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 इतना था। जस्ट फॉर नॉलेज वापस रिवाइज करवा देता हूं, एक T1 टेम्परेचर पे K1 कैसे मिला था, तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एवरेज रेट निकाला था, फिर उस पर्टिकुलर एक टाइम पे स्लोप के लिए टेंजेंट ड्रॉ किया था और उस टेंजेंट का स्लोप आपको R इंस्टेंटेनियस दे रहा था, इंस्टेंटेनियस रेट। अब रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, उसका कोई पावर, एक रेट लो आता है तो उस रेट लो में पावर पता है, उस टाइम पे रेट पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, K। क्या निकाल सकते हो, K। बात समझ में आई है ना, मैंने इसलिए याद करवाया क्योंकि VM में आज सुबह में ही पढ़ा है इंस्टेंटेनियस रेट, तो अगर किसी को टपका पड़ा हो तो, मतलब अभी याद हो तो, आप लोगों को पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं वापस याद करवा रहा हूं। क्या याद करवा रहा हूं कि अगर मुझे T1 टेम्परेचर पे K1 चाहिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर मानो कि कोई जनरल फॉर्मूला है, कोई जनरल फॉर्मूला है, तो उस जनरल फॉर्मूला के लिए मैं क्या करूंगा, तो द थिंग इज व्हाट, सबसे पहले मतलब जनरल कोई भी रिएक्शन है और जनरली कोई भी ऑर्डर है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले उसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट करना है, उस टाइम पे मुझे स्लोप वाली टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करनी है, उसका स्लोप फाइंड करना है, तो मुझे रेट, इंस्टेंट रेट मिलेगा। कौन सा रेट मिलेगा, नाउ रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन का कुछ पावर। तो अगर मुझे वो पावर पता है तो मुझे रेट कांस्टेंट K पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, रेट कांस्टेंट K। बात समझ में आया ना। या तो फिर अगर मान लो कि जीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए हमने K का फॉर्मूला डिराइव करके रखा है, RT माइनस R0 बाई T फॉर द जीरोथ ऑर्डर। पक्का पता है ना, यस, RT माइनस R0 बाई T। क्लियर है, हमें पता है कि भाई इनिशियल, सबसे मेन अच्छी मेथड तो यही रहेगी, अगर मुझे पता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 है, 10 सेकंड के बाद इतना आ रहा है, तो बस RT माइनस R0 बाई T दैट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, या ln R0 माइनस ln RT अपॉन T, दिस इज फॉर द विच ऑर्डर, फर्स्ट। फर्स्ट में तो और उससे इजी हो जाता है, जीरोथ में भी होता है। जीरोथ में बार बार अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैलकुलेट नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, इनिशियली यू हैव टेकन 10 लीटर, रिएक्शन होने दो 5 लीटर हो जाए तब तक का टाइम निकालो, तो हाफ लाइफ टाइम मिल गया। तो हाफ लाइफ टाइम T हाफ का फॉर्मूला था R0 बाई 2K, एक्सपेरिमेंट से हम हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं, तो T हाफ का फॉर्मूला था R0 बाई 2K, तो K ऊपर T हाफ नीचे,
दूसरा वैसे फर्स्ट ऑर्डर में था, फर्स्ट ऑर्डर में कितना भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम फिक्स है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के। तो एक बार मुझे अगर फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ मिल गया तो मुझे के भी मिल जाएगा, चेंज होने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन के साथ के चेंज नहीं होता है, बट द जीरोथ ऑर्डर वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? अल्टीमेटली मैंने पूरा पीछे का बैकअप कवर करवा दिया कि ये बेटा आप पढ़ के आए और इसकी ये एप्लीकेशन है। तो ऐसे कुछ भी मेथड से हम T1 के लिए K1 को फाइंड कर सकते हैं। T1 के लिए किसको फाइंड कर सकते हैं? K1। लाइकवाइज T2 के लिए किसको फाइंड कर सकते हैं? K2 को फाइंड कर सकते हैं। नाउ ln K1 माइनस ln K2 या ln K2 माइनस ln K1, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सब्सट्रैक्ट किया, आया ना? तो मुझे इसमें से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यस और नो? तो माइनस ए अपन आर T2 प्लस ln A, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ए अपन आर T1, और वो जो प्लस है उसका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए बाकी बचा। गॉट इट ना? सो यू कैन सी ओवर हियर ए पहले में से दूसरा माइनस माइनस प्लस किया था मैंने, और ln A माइनस ln A कट हो गया। चलो ए हो गया लॉगरिथम का सब्सट्रैक्शन, तो क्या करना पड़ेगा? डिवीजन। ए अपन आर सब में है, तो यहां से माइनस माइनस प्लस 1 अपन T1 आगे और ये माइनस 1 अपन T2 पीछे, यहां तक चलेगा। बाकी अगर आगे करना है तो T2 माइनस T1 ओवर T1 T2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, T2 इंटू 1 T1 इंटू 1 और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हुआ? आया ना कौस्तुभ? ओके। अगर मैं ln की जगह पे log लू तो सिंपल सा है, इसको log करने के बाद मुझे इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो कहां चला जाएगा? आया समझ में? यस और नो? अब यहां से मुझे किसका वैल्यू मिल सकता है? ये का। एंड वंस आई विल गेट द वैल्यू ये, मैं कोई भी एक फॉर्मूला जो हमने पहले बनाया था, ln K1 इक्वल्स टू माइनस ए अपन आर T1 प्लस ln A। अब मुझे ये पता चल गया, K1 और T1 तो मुझे पता ही था। फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई एम एबल टू कैलकुलेट ln A, और ln A से मुझे क्या मिल जाएगा? A। क्या मिल जाएगा? A। वैसे A के बारे में बताया नहीं है, बट अगर बताते, क्योंकि यहाँ पे EA के बारे में ही पूछा है ना, इसलिए उन लोगों ने EA से बात कंप्लीट कर ली, देखा? बट आपको EA के बावजूद एक्स्ट्रा में A पूछा जाता तो आप ऐसे लिख सकते थे। बोलो। नहीं, सामने कोई लॉग है ही नहीं ना, लॉग वैसे लगा हुआ था, हमने लगाया नहीं, लॉग था। ओके, तो एक ही साइड था ना, तो सामने तो था ही नहीं लॉग, लॉगरिथम का कोई टर्म ही नहीं था, ये तो कैंसिल हो गया था यहाँ पे, इसलिए सिर्फ एक ही साइड पे मल्टीप्लाई हुआ था और दूसरी साइड पे डिवीजन में गया। बात क्लियर हुई ना? ओके। मेथड 2 वैसे पूछा, मैंने बोला था कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है थ्रू द हाइनेस इक्वेशन। वैसे मेथड उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था, तो एक हमने कैलकुलेशन मेथड सिखा दिया, दूसरा तो ऑलरेडी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बता के ही आए थे। कौन सा? प्लॉट वाला, ग्राफ वाला। तो आप ln के वर्सेस क्या प्लॉट करो? प्लॉट 1/t करो, या तो फिर log के वर्सेस क्या कर सकते हो? 1/t। ओके, फिर आप उसका स्लोप मेजर करो। अगर आपने ln के वर्सेस 1/t लिया है तो स्लोप क्या मिलेगा? माइनस E/r, तो वहां से ये मिल जाएगा। अगर आपने log के वर्सेस 1/t लिया है तो आपको स्लोप क्या मिलेगा? माइनस E/2.303r, सिर्फ 2.303 बढ़ जाएगा। यस और नो? तो अगर स्लोप की वैल्यू पता है तो आपको क्या मिल जाएगा? ये क्या मिल जाएगा? ये दोनों केस में ये मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये के लिए पूछा है, इसलिए बात भी ये की चल रही है। अगर आपको क्या पूछा जाता ए, तो आपको इंटरसेप्शंस की बात ऐड करनी पड़ती। कौन सी बात ऐड करनी पड़ती? इंटरसेप्शन। बात क्लियर हुई? इंटरसेप्शन से हम ए फाइंड कर पाते। बोलो कोई डाउट? नाउ व्हाट इज द कैटालिस्ट? तो आप बोलोगे द सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट नेवर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ए वर्ड्स डाल दिया मतलब मैं गलत मार दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं ना। हाँ, इट विल टेक द पार्ट इन द रिएक्शन बट विल गेट बैक एट द एंड ऑफ रिएक्शन। बात क्लियर हुई ना? तो अभी जो पुराने स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन है वो वहां तक सही थी, आपको वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, सर बताओ रिएक्शन में कैसे पार्ट ले रहा है, बताओ, है ना? आप ऐसा पूछते अगर कोई सर वहां पे ऐसा बताते थे कि नहीं कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, उस वक्त आप उतना एडेप्ट नहीं कर पाते। जाओ ना, इतना ब्रेक करके कौन रिएक्शन करता है? नहीं, ये इसमें से यही, ऐसा आपका लॉजिक था। आप छोटे बच्चे थे तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, अब बड़े हो गए ना
तो अब हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। नहीं सर, आप बोल रहे हो वो सही है, कोई एक रिएक्शन सीधा सीधा होगा नहीं, सर्वर स्टेप्स में होगा, तो कुछ स्टेप्स के अंदर कैटालिस्ट कंज्यूम भी होता होगा और हो रहा है, रियलिटी है। तो अब हम कैटालिस्ट का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विथआउट इटसेल्फ अंडरगोइंग, ऐसा नहीं लिखा है अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन, क्या लिखा है? परमानेंट केमिकल चेंज। ओके, अगर हमने लिख लिया होता विथआउट अंडरगोइंग एनी रिएक्शन तो गलत, रिएक्शन तो कर रहा है लेकिन परमानेंट कोई चेंज नहीं दिखा रहा है, क्योंकि रिएक्शन के बावजूद वापस मिल रहा है। ओके, सो MnO2 इज द कैटालिस्ट फॉर द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिएक्शन। लेबोरेटरी रिएक्शन है जिसमें मैं पोटेशियम क्लोरेट KClO3, जिसमें से हम ऑक्सीजन को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसको? ऑक्सीजन को, पोटेशियम क्लोरेट। आपने आए दिन अभी न्यूज़पेपर में या कहीं पढ़ा होगा, अभी ऑक्सीजन सप्लाई बंद था ना, तो आपने पढ़ा होगा कि ये घरेलू नुस्खे से निकाल दिया ऑक्सीजन, वो निकाल दिया, इसमें से एक ये भी था, पोटेशियम क्लोरेट में से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। MnO2 की रिक्वायरमेंट है, किसकी? MnO2। बात क्लियर हुई? तो KClO3 वाला क्लियर हो गया? सो लिसन केयरफुली।
KClO3 कन्वर्ट्स इनटू KCl प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, MnO2। तो मैं बता रहा था कि अभी जब जरूरत पड़ी थी ना, तो ये भी नुस्खे थे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के। ओके, ऑब्वियसली इट इज नॉट मेडिसिनल ऑक्सीजन, बट द थिंग इज एक बार ऑक्सीजन मिल जाता है। When the added to the substance, okay, this MnO2 we will get from the dry cell. ड्राई सेल होता है ना, उसके अंदर से MnO2 मिल जाता है। तो ऐसा अगर आपने कोई आर्टिकल पढ़ा हो तो बंदे ने ड्राई सेल में से MnO2 निकाला था, पोटेशियम क्लोराइड कहीं से ले आया था, दबाव किया और पोटेशियम क्लोराइड में से क्या निकल के आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड KCl इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड एंड गैस तो जल्दी से सेपरेट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाता है। बात क्लियर हुई? चलो, बात अलग, वहां तो ठीक है, बट हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। उस वक्त वो दौर तो हमने देख लिया, ओके, और एक दौर देखना बाकी है, थर्ड वेव्स की बातें चल रही है, बट लेट्स सी, इलेक्शन आने वाला है गुजरात में, तो कोई इश्यू थर्ड वेव को भी खा जाएगा, है ना दोस्तों। चलो फिर देखेंगे इलेक्शन के। ओके, व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नहीं इंक्रीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो। इंक्रीज करते हैं तो कैटालिस्ट बोलते हैं, और डिक्रीज करते हैं तो इनहेबिटेट बोलते हैं। बात समझ में आया? डिक्रीज यानी रिड्यूस। द वर्ड कैटालिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर, क्योंकि इनहेबिटर्स ऐसे सब्सटेंसेस है उनके प्रेजेंस में रिएक्शन स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो। आया समझ में? अब वो कब यूज किया जाता है, लिसन केयरफुली। मानो कि कोई एक न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है, वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन एक बार स्टार्ट किया तो कोई उसका हिम्मत नहीं करेगा बंद करने का, करना भी नहीं चाहिए, बट कभी कभी प्लांट्स की अंडर मेंटेनेंस होता है, प्लांट्स को शट डाउन करना पड़ता है, तब रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बंद, स्टॉप करना पड़ता है, तब इनहेबिटर्स यूज किए जाते हैं। बात क्लियर हुआ? क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट्स वर्क करता है तो उसके वर्क करने की लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है, उसके बाद उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तब जाके केमिकल रिएक्शंस को स्टॉप करना हो तो इनहेबिटर्स यूज किया जाता है ना। Okay, last question. The catalyst increase the rate of reaction. The catalyst increase the rate of reaction, उसको explain करना है कैसे? So the action of catalyst can be explained by the intermediate complex theory. According to this theory, the catalyst participates in the chemical reaction. Now you can clearly see. Catalyst participate in a chemical reaction by forming a temporary bond with the reactants and resulting in the intermediate कॉम्प्लेक्स। ओके, मानो कि कोई रिएक्टेंस है और वो रिएक्टेंस के साथ कैटालिस्ट ऐड भी होगा और रिएक्टेंस के साथ कैटालिस्ट बॉन्ड बना के इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब ये डिकम्पोज होगा तो उसको प्रोडक्ट और कैटालिस्ट मिल जाएगा, मतलब कि रिएक्टेंस कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट बट कैटालिस्ट रिमेन सेम, कैटालिस्ट फॉर्म में रहेगा। गॉट इट ना? दिस हैज अ ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस एंड डिकम्पोज टू yield द प्रोडक्ट एज वेल एज catalyst. It is believed that catalysts provide an alternative pathway for the reaction mechanism by reducing the which energy? The main problem to convert the reactants into the product is activation energy. क्योंकि हमने बोला था कि देखो यहाँ पे रिएक्टेंस की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की, तो वैसे हमें पता है कि कोई भी सिस्टम कम पोटेंशियल की एनर्जी की ओर जाने का ट्राई करेगा, लेकिन सीधा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जब तक वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा जिसका पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, कहने का मतलब रिएक्टेंस एंड जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है वो दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते थे, याद आ रहा है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विथआउट, तब तक वो रिएक्टेंस जब तक वो एनर्जी गेन नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। अब देख दूसरी बात बेटा, ध्यान देना, हाँ, कि ए जब उसने एनर्जी गेन किया, लिसन केयरफुली, ये जो एनर्जी गेन किया, फिर यहां से तो वो लोअर एनर्जी में अपने आप जाने वाला है ना, तो यहाँ पे एनर्जी क्या करेगा? लॉस। तो एनर्जी जितना गेन किया उससे ज्यादा एनर्जी लॉस किया, अल्टीमेटली एनर्जी क्या किया? लॉस। अल्टीमेटली एनर्जी लॉस किया मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकल रही है, लॉस हो रही है, विच रिएक्शंस? एक्सोथर्मिक। विच रिएक्शन? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऐसा ग्राफ होगा, आया समझ में? और एंडोथर्मिक के लिए कैसा होगा? दिस इज द रिएक्टेंस, दिस इज द प्रोडक्ट। इसमें देखो एनर्जी गेन ज्यादा है, दिख रहा है, और फिर यहां से इतना ही कम है ना, तो जो ज्यादा गेन है और लॉस क्या है? कम। अल्टीमेटली उसने एनर्जी क्या किया? गेन किया, कंज्यूम किया, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। आया समझ में?
तो एटलीस्ट लिसन केयरफुली, हम रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी गैप है ना, उतना ही एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। एक्चुअली हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एनर्जी कितना प्रोवाइड करना है रिएक्टेंस से लेके एक्टिवेशन वाला, और उसके बाद बाकी का एनर्जी लॉस हो जाएगा। आया समझ में? तो दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक, दिस इज द ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक। एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाए इसलिए मैंने बता दिया। बट हम बात कर रहे थे कैटालिस्ट की। तो कैटालिस्ट क्या करता है? एक अल्टरनेट वेव फाइंड करके आता है, एक अल्टरनेट वे फाइंड करता है फॉर द व्हाट? केमिकल रिएक्शन, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी वो कम कर देता है। देखो दिस इज डॉटेड लाइन फॉर कैटालिस्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक आ गया, विथ कैटालिस्ट कम हो गया, बाकी अल्टीमेटली पहुंचाएगा तो कहां पे? प्रोडक्ट्स पे पहुंचाएगा। एंड बिटवीन द एंड हेंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर एज शोन इन द फिगर। सो दिस इज द रोल ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। बात क्लियर हुई? आया ना? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटालिस्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक तक पहुंचे हुए ही है नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर भी चालू हो जाएगा। ओके।